हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपनी कोचिंग क्लासेस के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लम्प्ड पैरामीटर मॉडल। जानते हैं लम्प्ड पैरामीटर मॉडल क्या होता है, किस तरीके से हम इसके अंदर कैलकुलेशंस करते हैं, बायोट नंबर क्या होता है, फोरियर नंबर क्या होता है, तमाम बातों को हम आज के इस वीडियो में कर रहे होंगे। तो अपनी पेन और कॉपी निकाल के बैठना और कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखना, ठीक है। बाकी समझाने की गारंटी मेरे ऊपर छोड़ देना। मेरा नाम है विवेक। चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। देखो यार, लम्प पैरामीटर मॉडल हम कहाँ अप्लाई करेंगे? केमिस्ट्री की दुनिया में हम वहां पे इसको यूज करते हैं बच्चों, जहां पे हमारा टेम्परेचर क्या हो, टाइम के साथ क्या हो रहा हो, एंटायरली कांस्टेंट रहा हो। क्या हो? टेम्परेचर लम्प्ड हो एंटायर बॉडी के लिए, मतलब पूरी बॉडी में तापमान एकदम सेम हो, लगभग लगभग टेम्परेचर हर एक पॉइंट का लगभग लगभग सेम हो, एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, इसीलिए लिखा है। अभी होप सो आपको नहीं समझ आ रहा होगा, परंतु जब हम इसको डेरिवेशन कर रहे होंगे, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे होंगे, तब आपको फीलिंग आएगी कि अच्छा मैं क्या बोल रहा था। अभी के लिए इसको बस लिखते चलो। फिर बोला है टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, टेम्परेचर टाइम के साथ देखो चेंज हो रहा होगा, लेकिन थ्रू आउट द बॉडी सेम रहेगा। मतलब कहने का है, अगर आप लोकेशन के हिसाब से बात करो, बॉडी की हर एक लोकेशन पे क्या होगा, टेम्परेचर सेम। लेकिन टाइम के हिसाब से तो बदलेगा ना, धीरे धीरे टाइम बीतेगा, क्या पता बॉडी हीट हो और फिर लॉस करने लगे अपने एनर्जी, यानी टेम्परेचर चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो भैया यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा सर। बाकी ये स्मॉलर बॉडीज पे लगाया जाता है जो स्मॉलर साइज की होती है। दूसरा, ऐसी बॉडीज पे भी लगाया जाता है, एप्लीकेबल है जहाँ पे हाई थर्मल कंडक्टिविटी के चांसेस होते हैं। बाकी एक डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल है, नाम से ही समझ आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, यानी ऐसा इसमें पैरामीटर लिया जाता है जो कि हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी टेम्परेचर क्या है, हमारे पास फंक्शन टाइम का तो है, साथ ही साथ ये लोकेशन का भी फंक्शन है, यानी टेम्परेचर जगह जगह पे अलग अलग है। जबकि लम्प्ड पैरामीटर के अंदर टेम्परेचर यूनिफॉर्म एज्यूम किया गया है। ठीक है, कैसे करते हैं चलो हम देखते हैं। हम जो बातें कर रहे होंगे अभी वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर की बातें कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल हमारे लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हालांकि अगर हमें 1D आता है तो 2D के लिए हमें बस नंबर ऑफ इक्वेशंस को दुगना कर देना है और बाकी सब प्रोसेस सेम रहने हैं। पर फिर भी वो टफ होता है, इस वजह से हम शुरू करते हैं वन डायमेंशन से, बाकी हम 3D तक के लिए एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चलो यार, वन डायमेंशनल हीट फ्लो के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास एक बॉडी है, ये एक मेरे पास बॉडी है, और इस बॉडी का जो वॉल्यूम है बच्चों वो V है, और जो एरिया है A है। कितना क्लियर है? बॉडी है जिसका वॉल्यूम V है, एरिया A है। अच्छा भाई ठीक है। अब ये स्फेरिकल बॉडी है, क्या बोल दिया, स्फेरिकल बॉडी है, कुछ रेडियस होगा। यहाँ पे टी आई को मैंने एज्यूम किया कि टी आई भैया इनिशियल टेम्परेचर है जब समय कितना है, जीरो। टी आई क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, लेकिन उस समय जब टेम्परेचर टाइम हमारा जीरो है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास। ठीक है, और कैपिटल टी क्या है? टी भैया सर वो टेम्परेचर है जब समय कुछ हो गया होगा, इनिशियल टाइम जीरो था, उसके बाद जो टाइम हो गया होगा उस टाइम पे इस बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल टी मान लिया है। टी आई क्या है, इनिशियल टाइम पे। और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लिया गया है टी इन्फिनिटी, या फिर आप टीएस भी कई बुक्स में देखने को मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी मान लिया गया है। अच्छा भाई, अब एज्यूम कर रहा हूं मैं कि जो टी इन्फिनिटी है वो सर जी छोटा है किससे, टी आई से। मतलब क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। तो क्या होगा बच्चों, कहां से कहां को हीट ट्रांसफर होगी? सर बॉडी से बाहर। बॉडी से क्या होगी, बाहर की ओर हीट जाएगी, और मतलब कि बॉडी क्या करेगी, अपनी हीट का एनर्जी का लॉस करेगी। ऑब्वियस बात है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो हीट एनर्जी लॉस करेगी। तो हमें यही बताना है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे इस बॉडी का क्या टेम्परेचर रहा होगा। कुल मिला के हमें टाइम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पता करना है। ठीक है, तो भाई यही लम्प पैरामीटर मॉडल का मेन मतलब मकसद होता है। तो सबसे पहले एनर्जी बैलेंस करेंगे। एनर्जी बैलेंस देखो किस तरीके से कर रहा हूं मैं। जो इंटरनल एनर्जी है किसकी, बॉडी की, ये जो हमारे पास बॉडी है इसकी जो बच्चों इंटरनल एनर्जी है, वही तो हमने क्या माना कि एनर्जी बैलेंस होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वही दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है, किसमें, जो भी एनर्जी एयर में या सराउंडिंग में क्या हो रही, लिबरेट हो रही है। यानी बॉडी की जो भैया एनर्जी में लॉस हो रही है, वही सराउंडिंग की एनर्जी में गेन हो रहा है। the loss of energy of the body will be equal to the same as gain of energy by the system या सराउंडिंग, समझ रहे हो? तो वही चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है भैया। अब अगर तुम्हें पता ना हो तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, छोटे क्लास में देखा होगा, डेल्टा यू बराबर सर एन सी वी डेल्टा टी, ये सुना है। बाकी अगर तुम ध्यान से देखो तो इंटरनल एनर्जी को हम एम सी पी डेल्टा टी करके भी डिनोट करते थे। एम सी पी डेल्टा टी, वेयर एम इज द मास, सी पी अपना
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसी हिसाब से मैंने इसको लिख लिया भैया mCp डेल्टा टी। m को हम क्या लिख सकते हैं सर, मास बराबर होता है डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी बराबर होता है बच्चों मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास लिख सकते हैं सर हम लोग डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डाल दिया है और ये देखो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। देख लो जल्दी से, ये रिजल्ट बन रहा है कि नहीं। मास की जगह हमने रो इंटू वी डाल दिया है और साथ में सीपी है और डेल्टा टी हमारा ये है। ये डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है सर। अच्छा सर ये नीचे dt क्यों किया गया, हम इसका चेंज देख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। हम क्या देख रहे हैं, द टोटल एनर्जी चेंज ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने क्या देखा, टोटल एनर्जी का कितना परिवर्तन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हम एक रेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हीट फ्लो रेट की बातें हो रही हैं कुछ कुछ। तो भैया ये सर तो निगेटिव होगा, इसीलिए माइनस साइन बाहर लगाया गया। क्यों, क्योंकि बॉडी अपना टेम्परेचर लूज कर रही होगी, है कि नहीं। तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा, इनिशियल ज्यादा रहा होगा, तो जो चेंज आएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल विल बी नेगेटिव। फॉर दैट नेगेटिव वी हैव पुट हियर नेगेटिव बिकॉज रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई। ओके, फिर यहाँ पे हमने अपना, क्योंकि ये जो हीट एनर्जी है जो बॉडी लॉस कर रही है ये सराउंडिंग को कन्वेक्शन के थ्रू जा रहा है, तो हम कन्वेक्शन के लिए जो हीट रेट होती है, हीट फ्लो रेट, वो इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग से आता है, दैट विल बी इक्वल्स टू HA डेल्टा टी। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। बॉडी का टेम्परेचर क्या है, टी है किसी टाइम टी पे, और वहां से सराउंडिंग में हीट जा रही है, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो बड़े में से छोटा इसको घटा के इस टाइप से लिख लिया गया है। ये क्या है, एनर्जी बैलेंस है। आई होप मैंने बड़े ही बेसिक से सोचा है कि आपको समझाया जाऊं, और लगता है कि ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपको डेरिवेशन अपने जो भी है मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, कई बार को तो जरूरत पड़ती है। अब ये लिख लिया तो बस क्या करना है यार, ये dt है, इसके नीचे ये फंक्शन ले आओ, क्योंकि dt को dt t वाले फंक्शन के साथ ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर ये dt ये टाइम है, याद रखना, नीचे वाला ये टाइम है सर, और ऊपर वाला ये क्या है, टेम्परेचर है बच्चों, ठीक है। तो हमने ये कुछ कर दिया। अच्छा, उसके बाद सर इधर उधर इंटीग्रेशन लिमिट डाल दी। हमने बोला कि जब सर t इक्वल टू 0 है, मतलब इनिशियल, उस समय हमने टेम्परेचर ti लिया है। किसी समय t पे, छोटा t पे हमारा टेम्परेचर कैपिटल T हो गया होगा, तो 1 अपॉन ये कुछ कुछ फंक्शन बनेगा 1 अपॉन x माइनस कॉन्स्टेंट का, और इसका इंटीग्रेशन लॉन ऑफ कॉन्स्टेंट होता है। जब लॉन ऑन लिखते हैं उसके बाद जब हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब जाता है, तो हमारे पास ये कुछ रिजल्ट आता है जिसको आपको सभी को इस कॉपी में लिखना है, ठीक है। बाकी आप लोग जब वहां प्रूफ करना तो इसको 1 अपॉन लॉग करके फिर उसके बाद वैल्यूज डालना, फाइनल इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, उसके बाद माइनस माइनस करके फिर ये आएगा। आई होप कि आपको इतना तो समझ आ रहा होगा ये जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास एक ये बेसिक सी चीज आ गई सर कि t माइनस टी इन्फिनिटी ओवर टी आई माइनस टी इन्फिनिटी। टी आई क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। देखो ध्यान से, ये क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है। ये कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस है सर, फाइनल का टेम्परेचर डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि हमने सराउंडिंग से टेम्परेचर को घटाया है किसके रिस्पेक्ट में, फाइनल किसी टी टेम्परेचर पे, और ये इनिशियल डेल्टा टी है। ये क्या है, डेल्टा टी इनिशियल है, मतलब हमने सराउंडिंग का टेम्परेचर घटाया है किससे, इनिशियल वाले टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर डिफरेंस है लेकिन इनिशियल वाला है, और ऊपर वाला टेम्परेचर डिफरेंस है लेकिन फाइनल वाला, ऐसा कुछ मतलब कहने की बातें हैं, और ये हमारा इसके बराबर आया है। अब यहाँ से क्या होता है बच्चों, हम सपोज करते हैं टी को टाउ के इक्वल करते हैं, टी को सपोज करते हैं इज इक्वल टू टाउ। टाउ एक टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, इसकी यूनिट टाइम यानी सेकंड या मीटर मिनट्स वगैरह होती है। अब क्या बोला गया कि भैया टाउ ऐसे डिफाइंड होगा, टाउ को अब हम डिफाइन कर रहे हैं, टाउ कैसे डिफाइंड होगा, कुछ ऐसे, जस्ट ये जो यहाँ पे आता है ना बच्चों, इसी का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रो CPV ओवर HA। क्यों रेसिप्रोकल कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको टाउ समझूंगा, और जब ये टी की जगह पे मैं डालूंगा भाई, क्योंकि टी इक्वल्स टाउ है, तो टी की जगह पे जैसे ही मैं ये चीज डालूंगा, तो देखो ये माइनस HA वाला ये जो टर्म है ये कट जाएगा कि नहीं भाई, ये HA और इसका नीचे का HA, क्योंकि ये टी हम यहाँ पे पुट कर रहे होंगे तो कट जाएंगे, और ओवरऑल ये बन जाएगा ऊपर e की पावर माइनस का 1। समझ पा रहे हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 1 आ जाएगा। तो भैया ये जो हमारे पास डेल्टा टी आ रहा था ये आ जाएगा e की पावर माइनस 1, यानी 1 ओवर e। अब e की वैल्यू आपको पता होगा 2.7 अप्रॉक्स होती है, तो 1 अपॉन e की वैल्यू 0.368 हो जाती है, जो कि आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा जब आपने कैपेसिटेंस वगैरह, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस वगैरह सीखा होगा, वहां भी टाइम कांस्टेंट आता है। सिमिलरली यहाँ से अब देखो टाइम कांस्टेंट की फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है कि टाइम कांस्टेंट वो टेम्परेचर है बच्चों, सॉरी वो टाइम है बच्चों, जिस टाइम पे हमारा जो डेल्टा टी है ना, यानी चेंज इन टेम्परेचर,
हमारा कितना हो जाए, 36.8% हो जाए इनिशियल चेंज इन डिफरेंस के। इनिशियल जो चेंज इन टेम्परेचर था उसका 36.8% हो जाए क्या, फाइनल का टेम्परेचर डिफरेंस, वही टाइम होगा टाउ। उसी टाइम को क्या बोलेंगे, टाउ बोलेंगे। यानी बॉडी हमारे पास मान लो शुरुआत में 100 डिग्री सेल्सियस पे थी, अभी धीरे धीरे अपनी हीट लॉस करेगी तो टेम्परेचर कम होगा। कम होते 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 कुछ टेम्परेचर आएगा, मान लो एक्स आ गया, तो ये जो इनिशियल में जो टेम्परेचर का डिफरेंस था, मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ है, इनिशियल टेम्परेचर 100 हमने लिया, तो ये जो डिफरेंस है और जो हमारा फाइनल टेम्परेचर टी आया जो एक्स माना हमने, एक्स और फिर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में रेशियो कितने का आएगा, लगभग लगभग हमारे पास 0.368 का आएगा, मतलब रेशियो कह रहे हैं, ठीक है ना, ये टी ओवर दिस रेशियो, टेम्परेचर डिफरेंस का रेशियो, ये कुछ इतना आएगा। समझ पा रहे हो क्या इतना, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर है भैया तो टाउ लिख लेना, ये आपको बताना पड़ता है टाइम कांस्टेंट कितना होता है, मतलब कैसे इसको डिफाइन किया गया, कुछ ऐसे ही डिफाइन किया गया, इट इज अ टेम्परेचर एट विच द डेल्टा टी फाइनल इज 36.8% ऑफ द डेल्टा टी इनिशियल ऑफ द बॉडी, फॉर द बॉडी, ठीक है, ऐसे कुछ डिफाइन करते हैं। फिर भैया ये एक क्वांटिटी डिफाइन की जाती है 1/टाउ। ये जो टाउ था हमारा, अगर इसका मैं 1/टाउ देखूं भैया तो एच अपॉन रो सीपी भी हो जाएगा। अब इसी को मैं रीअरेंज कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख ले रहा हूं एच वी अपॉन के से, वेयर के इज थर्मल कंडक्टिविटी, और इसको लिख ले रहा हूं के अपॉन रो सी पी इंटू वी बाई ए स्क्वायर। ये कुल मिला के आपको याद ही करना पड़ेगा, दिमाग मत खपाना, पेपर बहुत पास है, इसको याद कर लो, ठीक है। फिर भाई अब हम v ओवर ए को वॉल्यूम अपॉन एरिया, इसको मैं लेंथ लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि सर वॉल्यूम खुद में होता है एरिया इंटू में लेंथ, और नीचे एरिया है तो एरिया एरिया मर जाएगा, ये लेंथ के बराबर होगा। पर ये लेंथ कौन सी है, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है बच्चों, अभी आपको नहीं पता चलेगा, ये मतलब जो हीट ट्रांसफर डायरेक्शन होती है ना, उस डायरेक्शन में जो बॉडी की लेंथ है उसके बारे में बातें हो रही होती हैं, तो पैरामीटर्स हैं, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा होगा। तो कुल मिला के जो 1/टाउ आया है बच्चों, ये हमारा आ जाता है HL अपॉन के, और इधर से अल्फा टी अपॉन एल स्क्वायर। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि यही हमारा बन जाता है क्या, बायोट नंबर बच्चों। HL/K क्या बन जाता है, देखो ये क्या है, V/A, जिसको L लिख सकते हैं, और K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, याद रखना K इज थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी जो कि बॉडी की होगी, तो K थर्मल कंडक्टिविटी है सर, तो HL/K हो जाएगा बायोट नंबर। याद रखना ये आगे माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि E की पावर माइनस का वो था, जो हमारा फॉर्मूला था E की पावर -1 रखा था ना, तो वहां से हमारे पास ये आ गया कि भैया जो हमारे पास ये जो रेशियो है टेम्परेचर डिफरेंस का, इट इज इक्वल टू ई की पावर बायोट नंबर, और यहाँ पे अल्फा टी अपॉन एल स्क्वायर को ऐसे डिफाइन किया गया है कि अल्फा हमारे पास थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी कांस्टेंट है, अल्फा हमारे पास थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी कांस्टेंट है सर, और अल्फा टी अपॉन एल स्क्वायर को फोरियर नंबर हम बोलेंगे। अभी के लिए इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी बताऊंगा, अभी के लिए समझ लो भैया ये फोरियर नंबर है, कुछ होता होगा ऐसे करके, ठीक है। तो दो चीजें हमें क्लियर हो गई सर, कि एक बायोट नंबर होता है जो कि HL/K है, और एक फोरियर नंबर है जो कि अल्फा टी बाई एल स्क्वायर है, ठीक है। अब फिर यही HL/K को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, L/Ka डिवाइडेड बाई 1/Ka लिख सकते हैं, 1/Ha सॉरी, तो बायोट नंबर हमारे पास ये इसके इक्वल हो जाता है बच्चों। L/Ka क्या होता है, L/Ka हमारा थर्मल रेजिस्टेंस होता है फॉर कंडक्शन, इट इज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस होता है। जबकि 1/Ha क्या है सर, सर ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, लेकिन कन्वेक्शन के टाइम का रेजिस्टेंस है, इट इज द थर्मल रेजिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कन्वेक्शन। देखो बॉडी का खुद का टेम्परेचर कम हो रहा है तो कंडक्शन से के थ्रू कम हो रहा है, बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, साथ ही साथ कन्वेक्शन भी हो रहा है तो उसके हिसाब से भी कम हो रहा है, तो दोनों का जो रेजिस्टेंस का रेशियो है बच्चों, वही होता है बायोट नंबर। वही कौन होता है, बायोट नंबर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है ये। इससे हमें पता चलेगा कि हमें लम्प्ड पैरामीटर मॉडल लगाना है कि नहीं लगाना है, समझो बात को। ये हमारा क्या है, रेशियो है सर, आर कंडक्शन अपॉन आर कन्वेक्शन का, ठीक है। परंतु ये जो कंडक्शन होती है जनरली सॉलिड्स के केस में हम बातें कर रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी क्या थी, सॉलिड थी। परंतु इसी की तरीके से बायोट नंबर की तरह ही सेम टू सेम नसल नंबर भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लूइड्स के अंदर, वो भी क्या होता है, वो भी सर टेम्परेचर का मतलब थर्मल रेजिस्टेंस ही होता है एक तरीके से, और कंडक्शन ओवर कन्वेक्शन ही होता है। परंतु यहाँ पे हमारे पास जनरली कंडक्शन जो हो रहा होता है वो फ्लूइड्स के अंदर हो रहा होता है, यही एक मेजर डिफरेंस है हमारा नसल नंबर और बायोट नंबर के बीच में। अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं सिंपल से, कि यहाँ पे कंडक्शन जनरली हम सॉलिड्स के लिए अज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे
आपने सुना होगा ऑस्मोसिस वगैरह में, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फर्क होता है। तो ऑस्मोसिस के केस में द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, वेयर इन केस ऑफ डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ गैसियस, जनरली डिफ्यूजन हम गैसेस में मानते हैं, हालांकि आप वाटर के लिए भी बोल सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं, परंतु जनरल जो कंसेप्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है। वैसे ही नस्ल नंबर में जो जनरल कंसेप्शन है वो फ्लूइड्स के केस में हम कंडक्शन हीट थर्मल रेजिस्टेंस लिख रहे होते हैं, और यहाँ पे हम सॉलिड्स के लिए लिख रहे होते हैं। ठीक है, बेसिक चीज ये है। फिर भैया फोरियर नंबर को कैसे डिफाइन किया गया, देखो सर फोरियर नंबर बोला गया डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन है या फिर कूलिंग इफेक्ट थ्रू द सॉलिड है, मतलब सॉलिड या बॉडी जो है वो कूल किस रेट से किस हिसाब से हो रही है उसके बारे में बताता है फोरियर नंबर। हमारे पास ये क्या बता रहा था सर, ये तो रेशियो था किसका, थर्मल रेजिस्टेंस का था, कंडक्शन बाई कन्वेक्शन का। ठीक है, फोरियर नंबर क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन या फिर कूलिंग इफेक्ट थ्रू द बॉडी बता रहा है। इसको हम इस तरीके डिफाइन करते हैं, इट इज द टेम्परेचर पेनिट्रेशन डेप्थ, टेम्परेचर पेनिट्रेशन डेप्थ ओवर द बॉडी डायमेंशंस, कुछ ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है बच्चों। याद रखना, एक लास्ट चीज बट नॉट लीस्ट वाली चीज, लम्प्ड पैरामीटर मॉडल विल बी एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इफ हमारा बायोट नंबर बहुत छोटा हो, लगभग 0.1 से छोटा हो बच्चों। क्यों, क्योंकि सर बायोट नंबर आपने बोला अभी कि सर ये रेजिस्टेंस का रेशियो होता है RC ओवर R कन्वेक्शन, ऊपर क्या है कंडक्शन और नीचे कन्वेक्शन है, सॉरी ये है हमारा कन्वेक्शन। तो सर अगर सर हमारे पास बायोट नंबर छोटा होगा तो क्या हमारा आर भी छोटा होगा कंडक्शन वाला, बिल्कुल बेटा छोटा होगा, यानी हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस है कंडक्शन वाला वो भी बड़ा कम होगा, तभी हम लम्प्ड पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। क्या कंडक्शन का अगर थर्मल रेजिस्टेंस कम है तो क्या हमारी थर्मल कंडक्टिविटी मैक्सिमम है, बिल्कुल सही बात है, थर्मल कंडक्टिविटी विल बी हाई। तो इन केस जहां पे थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, जैसे एल्यूमिनियम मेटल वगैरह जहां पे थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, उस जगह पे या उस टाइप के सिस्टम पे हम यूज कर सकते हैं अपना लम्प्ड पैरामीटर मॉडल, समझ रहे हो बात को, उस टाइप की जगह पे हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा बायोट नंबर निकाल के। बायोट नंबर क्या होता है सर, आपने अभी बताया बायोट नंबर इज HL ओवर K, HL ओवर K। अगर ये लेस देन 0.1 आ रहा है तो आप लगा सकते हैं लम्प पैरामीटर मॉडल, एल्स आपको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको दूसरा वीडियो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हमारा बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से कम है तो हम इस मॉडल को लगाएंगे, और लगाने का मतलब सेम यही फॉर्मूले जो टेम्परेचर डिफरेंस वाले थे ना, उन्हीं को यूज करके अपना टाइम बताना है, किस किस टाइम पे क्या बॉडी का टेम्परेचर होगा, समझ रहे हो बात को। तो खैर अब एक और चीज, देखो यार हम कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की, हम जब भी वैल्यूज निकालेंगे उसमें एरर होगा। जनरली जो एरर होता है वो 25% एरर होता है, मतलब जैसे यहाँ बॉडी है, अब उस बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, मान लो टेम्परेचर घट रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, तो जो हम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं कि क्या हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, उसमें 25% तक का एरर होता है। इन केस ऑफ लम्प्ड पैरामीटर मॉडल अगर हम इसके थ्रू यूज करते हैं तो हमारे पास वो एरर घट के 5% हो जाती है। देखो एरर को हम जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस मॉडल, समझ रहे हो बात को। अभी भी एरर होगा पर एरर बड़ा ही कम होने वाला है, 5% तक हम जनरली मिनिमाइज कर ले जाते हैं। तो याद रखना ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, व्हाई वी यूज लम्प्ड पैरामीटर मॉडल ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, और किस जगह पे एप्लीकेबल है ये चीज भी समझना। ऐसा मॉडल तभी एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो बॉडी के थ्रू आउट, समझ रहे हो बात को, और थर्मल कंडक्टिविटी हाई हो, जबकि कंडक्शन वाला थर्मल रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, और साथ ही साथ बायोट नंबर भी लेस देन 0.1 होना चाहिए। ओके, फिर ये लास्ट बट नॉट लीस्ट फिर से थर्मल कैपेसिटिव सिस्टम, मतलब क्या है, इस पूरे सिस्टम को थर्मल कैपेसिटेंस के टर्म में दिखाया गया है, बस इसको ऐसे देख लो। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे नॉर्मली करंट क्या होता था, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट होती है, यहाँ पे हमारी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करंट है। और हमने जो जो कैपेसिटेंस लगा रखा है, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू याद रखो, रो सीपी इंटू वॉल्यूम होती है, कितनी होती है सर, रो सीपी इंटू में वॉल्यूम होती है बच्चों। और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगा है ये कन्वेक्शन वाला रेजिस्टेंस है, यानी 1 ओवर एच। एच क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो खैर ये थर्मल कैपेसिटिव सिस्टम है जो कि 1 कैपेसिटर के लिए लिए रखा है हमने। मतलब क्या है कहने का, जो हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात की ना कि 36.6% इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का हो जाता है, ये सभी सेम टाइप की चीजें हमने कैपेसिटर में भी बात कर रखी है क्लास 12th में, अगर आप लोग याद कर रहे हैं तो कुछ उससे रिलेट करके हमने इस सिस्टम को इसके अंदर उतारने की कोशिश की है, ताकि हम वहां की प्रैक्टिकल कैलकुलेशन को यहाँ पे सॉल्व कर सकें
बाय यूजिंग अवर बेसिक प्रिंसिपल मेथड। समझ रहे हो बात को? तो इंजीनियरिंग का मतलब ही यही है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको आपको साधारण सिचुएशन में परिवर्तित करके बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट कम से कम एरर के अंदर निकालना होता है। ठीक है, तो इस मॉडल का आई होप को आपको समझ आया होगा। लम्प्ड पैरामीटर मॉडल क्या है, कब यूज करना है, बायोट नंबर क्या होता है, नस्ल नंबर क्या होता है, फूरियर नंबर क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों।